डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कीवर्ड्स चैप्टर नंबर 13 जो 9th क्लास एनसीईआरटी का है। व्हाई डू वी फॉल इल। तो इस चैप्टर को देखें तो ये चैप्टर जो 9th क्लास का है वो हमारे दो चैप्टर्स जो हैं वो 12th क्लास के होते हैं। एक तो चैप्टर नंबर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है, और ये एक चैप्टर इसके अंदर 12th के अंदर ह्यूमन एंड हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर नंबर 8, और एक जो चैप्टर नंबर है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अलग से ये चैप्टर है। इसमें ये यहाँ पर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर है ये 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4। तो 4 और 8 जो है ये जुड़ते हैं इसमें। यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताता है कि ये टोटल वेलबींग मीन्स हेल्थ जो हमने 9th में पढ़ा था एस्पेक्ट, टोटल वेलबींग होता है ऑल एस्पेक्ट्स इन रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। तो ये जो एक डेफिनेशन ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर आ जाती है। 9th क्लास में वो जनरल इसकी वो डेफिनेशन है। दूसरा जो ये चैप्टर है इसमें जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसके अंदर इम्यूनाइजेशन और जो बैक्टीरिया, कॉलेरा वगैरह इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो आएंगी इसमें। तो यदि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर 9th क्लास का, तो फिर हमारा जो है वो 11th 12th में जो आपका बायो है और उसके टॉपिक्स भी आपको कवर करने में आसानी होगी। तो हेल्थ होता है वेलबींग, किसी भी चीज़ का जो होता है वो वेलबींग होता है। डिजीज़ होता है डिस्टर्ब ईज, ये कहा है। डिजीज़ की जो डेफिनेशन है वो होती है डिस्टर्ब ईज। ईज मीन्स आसानी, डिजीज़ कहलाता है वो डिस्टर्ब ईज। डिस्टर्ब ईज, ये मिलकर के बनता है डिजीज। और हेल्थ होता है, हेल्थ इज द टोटल वेलबींग, चाहे वो फिजिकल हो या वो सोशल हो या रिप्रोडक्टिव हो। इसके अंदर प्रोटीन्स जो होता है, प्रोटीन्स दीज आर द मॉलिक्यूल्स। 3 मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स। ये मॉलिक्यूल जो हैं ये आपको चैप्टर नंबर 8 9 जो चैप्टर है 11th क्लास का बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ पर आपको मिलेंगे दोबारा से। तो बेस यहाँ पर होता है, प्रोटीन्स जो होते हैं वो वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं, और एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो जिसमें अमोनियम ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। इस तरह के जो एसिड होते हैं वो एमिनो एसिड्स होते हैं। तो प्रोटीन जो है एमिनो एसिड्स के मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, शुगर्स वगैरह, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अंदर ये एक्चुअल में हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं बेसिकली। तो जैसे C2, C6, H12O6, ये ग्लूकोज है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसेक्राइड्स। और जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स एंड फैट्स, ये होते हैं, इसमें फैटी एसिड्स मिलेंगे हमें। फैटी एसिड्स जो होते हैं वो लॉन्ग चेन कार्बन के जो एसिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं। उसमें कार्बन के चेन होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये हम कुछ पार्ट इसका केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और कुछ पार्ट हम इसका जो बायो मोलिक्यूल्स है उसमें पढ़ेंगे। फैट्स एंड लिपिड्स, फैट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, और लिपिड्स होते हैं इस तरह के जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। प्लांट्स के अंदर यूजली लिपिड्स मिलता है और एनिमल्स के अंदर फैट होती है। यूरिन जो होता है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो किडनी के थ्रू पास होता है। किडनी एक ऑर्गन है। पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू, एक्चुअल में जो बहुत सारे जो डिजीज़ होती हैं वो पर्सनल और कम्युनिटी लेवल पर दोनों पे ही टैकल करनी चाहिए। जैसे आजकल जो फ्लू चला हुआ है ये पर्सनली भी होगा और कम्युनिटी लेवल पर दोनों पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। फिजिकल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो है ये हमें इकोलॉजी के साथ जोड़ेगा। एनवायरनमेंट इज द टोटल सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, ये एनवायरनमेंट होता है।
एनवायरमेंट मीन्स एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, और प्लस बायोटिक लिविंग जो होते हैं, ये जो एनवायरनमेंट होता है ये एनवायरनमेंट बनाता है। बायोटिक और एबायोटिक ये होता है इसमें। ये एनवायरनमेंट होता है। तो बिना एनवायरनमेंट के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। उसको एबायोटिक फैक्टर के साथ भी इंटरेक्शन करना पड़ता है, जैसे एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी पड़ती है, ऑक्सीजन उससे लेना पड़ता है। और बायोटिक फैक्टर है कि वो बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक दूसरे के इंटरेक्ट हुए बिना अपना लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये अभी से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम फिजिकली फॉर्म में, सोशल एनवायरनमेंट में हमारी सोसाइटी होती है। डिजीज फ्री का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज जिसके अंदर नहीं हो। एक्यूट और क्रोनिक डिजीज होता है। एक्यूट डिजीज होती है वो शॉर्ट टर्म डिजीज होती है, और क्रोनिक डिजीज जो होती है वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है। एक्यूट डिजीज का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे नहीं होता, शॉर्ट टर्म होता है वो। लेकिन जो क्रोनिक होता है, क्रोनिक जो है हमारे अंदर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तो एक्यूट होता है जैसे एक्यूट फीवर, एकदम से कोई बुखार चढ़ जाता है, एक्यूट होता है शॉर्ट टर्म। और क्रोनिक होता है ये लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म होता है। कोई भी फीवर है यदि एकदम से 4-5 दिन में एकदम से तेज हुआ और फिर उसके बाद खत्म हो जाए, वो एक्यूट होता है। और क्रोनिक होता है जो बहुत टाइम से। तो ज़्यादातर जो एक्यूट जो होते हैं वो लंबे टाइम में वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपको अभी से ही इसमें मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, मसल्स और जो हमारा बोन का सिस्टम जो लोकोमोशन के काम आता है वो। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस, जैसे डिजीज होती है, बहुत सी डिजीज जो होती है, मान लो एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसके थ्रू वो स्प्रेड आउट हो सकती है। और कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं कि जैसे कैंसर है वो नॉन इन्फेक्शियस है, लेकिन फ्लू जो है वो इन्फेक्शियस है। हेलिकोबैक्टर पायलरी, ये जो हेलिकोबैक्टर है ये पेप्टिक अल्सर करता है। और इसमें ये जो साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, बैरी मार्शल एंड रॉबिन वॉरेन, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक ने इसकी डिस्कवरी की है और एक दूसरे ने इसका कल्चर किया है। इन्फ्लेमेशन जो होता है ये बड़ी अच्छी टर्म है इसके अंदर। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि ये एक बॉडी का ऑर्गन है, यहाँ पर जो है कोई इन्फेक्शन या कुछ चोट लग जाती है, तो ये क्या करेगा, ये बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स को क्या करेगा, ये रिक्रूट करेगा। ये जो डिफेंस वाली सेल्स होती हैं ये रिक्रूट होंगी, और ये क्या करेंगी, ये इस इन्फेक्शन को यहाँ पर ये इसको ख़त्म कर देंगी। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, ये कहलाता है इन्फ्लेमेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ डिफेंस सेल्स, ये कहलाता है इन्फ्लेमेशन। तो आगे जा कर के एलर्जी जो ये हमें मिलेगा, ये इसके अंदर ये वाला जो है ये इसके अंदर ये एलर्जी है इसमें। ये देखिए इसमें बहुत सारी डिजीज़ हैं, वो ये इम्यूनिटी सिस्टम है, एंटीबॉडीज़ होती हैं, किस तरह से इम्यूनिटी एक्टिव पैसिव कैसी होती है, ये सब चीज़, हेपेटाइटिस क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, ये बेसिक जो है ये आपको यहीं मिल जाएगा। और 12th में आप इसको अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे यदि आपके पास सॉलिड बेस है, क्योंकि 9th आपका बहुत एक क्रिटिकल होता है इसमें। वॉर्म्स होते हैं ऐसे जो ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कीड़े जैसे एस्केरिस वगैरह जो होते हैं पेट में बच्चों के हो जाते हैं, वॉर्म्स होते हैं। प्रोटोजोन जो होते हैं ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, जिसमें मलेरिया, लिश्मानिया वगैरह ये प्रोटोजोन्स होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूजली प्रोकैरियोट होते हैं। और उसमें सेल वॉल होती है और न्यूक्लियस नहीं मिलता है इसके अंदर। फंजाई जो होते हैं वो एक्चुअल में प्लांट्स होते हैं बेसिकली, और ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। वायरसेस जो होते हैं दीज आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर, वायरसेस जो होते हैं।
ये एक अच्छी टर्म्स है। इसमें 9th क्लास में वायरसेस जो होते हैं, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब है ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये करेक्टरिस्टिक जो होती है ये इसके लिविंग है। और इसके अंदर नॉन लिविंग का मतलब है नॉन लिविंग है ये क्रिस्टलाइजेशन इसका हो सकता है, ये इसका मेन डिफरेंस है वायरसेस। तो वायरसेस जो हैं वो सेलुलर है, नॉन सेलुलर है, यूनिसेलुलर है। तो एक्चुअल में वायरसेस दीज आर द नॉन सेलुलर एंटिटीज। तो इसलिए जो होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो जो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जो लिविंग जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ग्रो नहीं करने देते। एंटी मीन्स अगेंस्ट और बायोसिस माने लाइफ। तो लेकिन ये वायरस के खिलाफ नहीं होते, क्योंकि इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो जैसे सेल वॉल का फॉर्मेशन रोकना, प्रोटीन सिंथेसिस का रोकना, वो जो बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, वायरसेस के लिए नहीं। लेकिन ये है कि कई बार क्या होता है, यदि हम वायरस और बैक्टीरियल दोनों डिजीज़ हैं किसी के अंदर, और तब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो वो सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज़ को इफेक्ट करेगा, वायरस को वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो यूजली बैक्टीरियल डिजीज़ और फंगल डिजीज़ इसके लिए हो सकता है। सार्स जो होता है ये रेस्पिरेटरी उसका वायरस है। ये जो लिश्मानिया होता है ये काला आजार करता है डिजीज़। स्टेफाइलोकोक्साई जो होता है ये एक्नी करता है। ये खुजली जो होती है, छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं ना, जिसे पिंपल्स वगैरह बोलते हैं, स्टेफाइलोकोकाई होता है। ट्रिपेनोसोमा जो है ये प्रोटोजोन है, ये स्लीपिंग सिकनेस करेगा। और इसके बारे में, ट्रिपेनोसोमा के बारे में हमें जो ये 12th की बुक है इसके अंदर, ये इसके अंदर स्लीपिंग सिकनेस का अच्छा खासा इसमें ये डिजीज़ जो मलेरिया, और ये तो मलेरिया का दे रखा है कैसे पूरा साइकिल है, और उससे पहले ये स्लीपिंग सिकनेस जो है ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बाइनेस करता है। ये डिजीज़ मिल जाएंगी हमें। ये बिल्कुल वही है इसमें कि जो साल्मोनेला जो होता है ये टाइफाइड करता है, ये डिजीज़ हमें इसमें मिल जाएगी 9th के अंदर। लेकिन आगे चल करके इसका एक्सप्लेनेशन है। जो एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो ये जो है ये रिक्रूट करती है इन्फ्लेमेशन में, यदि कोई भी डैमेज होगा तो वहाँ पर जो डिफेंस रिपेयर के लिए वो सेल्स का रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन जो ये वायरस होता है ये क्या करता है, ये इन डिफेंस सेल्स को ख़त्म करेगा। तो क्या होगा, जैसे ये होगा, उसमें इन्फेक्शन होगा, तो क्या होगा, इनका रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगा। तो उससे क्या होगा, ये पैथोजन जो होगा वो एस्टेब्लिश हो जाएगा, और ये कंडीशन कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। और जो इनको किल करता है, ये डिफेंस जो सेल्स होती है इसको किल करता है, वो वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये एड्स का पॉजिटिव एजेंट्स HIV वायरस है इसके अंदर। अब आता है एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस जो है ये जो एक वार्म होता है फाइलेरिया, वो करता है। और एलिफेंटाइसिस के अंदर क्या होता है, देखो इस वाली बुक के अंदर ये एलिफेंटाइसिस का एक डायग्राम दिया हुआ है बहुत। इसके अंदर ये इसके पूरे जो देखो ये इसके पैर कैसे हैं, इसके ये पूरे इसके जो पैर हैं वो लिम्फ से कवर्ड है। इसमें रिंग वॉर्म जो होते हैं ये फंगल डिजीज है। और ये देखो ये इस तरह से ये चकत्ते जो होते हैं ये रिंग वॉर्म है, फंगल डिजीज है। इसके अंदर ड्रग्स जो होती है वो मेडिसिन है। और जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो ड्रग एब्यूज़ की बात आती है, और वो हमें मिलेगा ये जो 12th का जो चैप्टर है इसमें, ड्रग एब्यूज़। ये ओपियम, ओपॉइड्स वगैरह, ये इस तरह के कैनबिस जो सब्सटेंस होते हैं वो हमें ड्रग एब्यूज़ के अंदर मिलेगा। पूरा ये एक चैप्टर है इसमें, ये वाला है ओपियम, ओपी, मॉर्फिन वगैरह, ये ड्रग एब्यूज़ मिलेगा इसमें। ये 12th का टॉपिक है हमारे पास। तो एंटीबायोटिक के बारे में हम पढ़ चुके।
इसमें कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, जैसे पेंसिलिन है। पेंसिलिन जो बैक्टीरिया के अंदर क्या करती है, जैसे कोई बैक्टीरिया है तो वो उसकी सेल वॉल को ये ग्रो नहीं करने देगी इसमें, बैक्टीरिया के अंदर। जबकि वायरस के अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो पेंसिलिन जो है वो क्या करती है, जैसे एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के अंदर ये क्या होता है, ऐसे एक हार्ड डिजिट सेल वॉल होती है और अंदर उसके एक डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है, नेकेड होता है वो, और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता। तो बैक्टीरिया के अंदर ये सेल वॉल होती है और ये इसके अंदर ये डीएनए होता है। तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मीन्स विदाउट न्यूक्लियस। तो जब ये क्या होगा, जो पेंसिलिन क्या करती है, पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और ये पेंसिलिन क्या करेगी, ये सेल वॉल को ग्रो नहीं करने देगी, सेल वॉल को रोकती है। इसके अंदर ये चेक सेल वॉल ग्रोथ। तो इससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे और वो किल हो जाएंगे। जबकि वायरसेस के ऊपर ये पेंसिलिन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वायरस का जो मेटाबॉलिज्म है वो दूसरी तरह से हो जाता है इसमें। तो वेक्टर जो होते हैं वो ऐसे जो मॉस्किटोज पर्टिकुलरली होते हैं, या ऐसे एनिमल या ऐसे एजेंसी जो डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करते हैं, वो वेक्टर कहते हैं। ज़्यादातर इंसेक्ट्स होते हैं, जैसा मलेरिया का फीमेल एनाफिलिस है, ट्रिपेनोसोमा का एक फ्लाई है, डेंगू फीवर जो है इसका भी वेक्टर कौन है। ऑर्गन एंड टिश्यू, टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है और जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है वो ऑर्गन्स बनाता है। बहुत सारी डिजीज टिश्यू में रहती हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स में रहती है। जैसे जो फ्लू होता है, निमोनिया होता है, ये लंग्स में रहता है। और जो इसके अंदर जो वर्म्स होते हैं वो इंटेस्टाइन वगैरह में रहेंगे। और कुछ जो टिश्यू के अंदर है, जैसे मलेरिया जो होता है वो ब्लड के अंदर रहता है। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। टाइफॉइड जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून जो होता है वो हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है। उसके अंदर निमोनिया जो होता है ये लंग्स में होता है। प्रिवेंशन जो होता है, प्रिवेंशन जो है किसी डिजीज़ को होने से रोकना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। एंड ट्रीटमेंट आफ्टर डिजीज इज कॉल्ड क्योर। एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में बात की थी। और अब जो है वैक्सीनेशन, ये बैक्टीरियल डिजीज है, टिटेनस, डिप्थीरिया, हुपिंग कफ वगैरह, ये मीजल्स, पोलियो, कैंसर्स। ये मीजल्स, पोलियो, कैंसर जो होते हैं ये वायरल डिजीज़ हैं। इसमें हमें कोरोना वगैरह जैसे अब चल रहा है तो हमें जो, और हिपेटाइटिस जो होता है ये भी वायरल डिजीज़ है। पीलिया जो जॉन्डिस होता है, इसमें हमें जो एक वैक्सीनेशन टीका जो इसको बोलते हैं वो मिल जाता है इसमें। तो ये देखिए कैंसर यहाँ पर है, और इसके अंदर जो ये सब इम्यूनाइजेशन है, ये हमें जो 12th की जो बुक है उसके अंदर कितना डिटेल में ये आपको मिलेगा। ये देखो किस तरह से जो होता है, जिस तरह से ये HIV के बारे में है, किस तरह से HIV जो है बॉडी को वो करता है। और ये यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का वो दिया हुआ है इसमें, ये इम्यूनिटी के बारे में है। ये कैंसर के बारे में। कैंसर जो होता है वो अनकंट्रोल्ड सेल के ग्रोथ होती है, और इसमें ये ऐसी डिजीज़ है कि जो बिना किसी एक्सटर्नल पैथोजन के भी हो सकती है। ऐसी डिजीज़ जो होती हैं वो जो बिना पैथोजन के, बिना एक्सटर्नल उसके हो सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, टाइफाइड, सॉरी ब्लड प्रेशर है, टाइफाइड तो ये बैक्टीरिया से होती है। और ये डायबिटीज़ जो है वो उससे हो सकती है, इंटरनल उससे। जेनेटिक डिजीज़ होती हैं बहुत सी जो बिना एक्सटर्नल इन्फेक्शन के हो सकती है, और कैंसर भी उनमें से एक है। यूजली कैंसर वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, बहुत सारे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन ये जो डिजीज़ जो है वो विदाउट इन्फेक्शन भी हो सकती है इसमें। इसमें फिर ड्रग अब्यूज़ जो है वो एक मेन टॉपिक जुड़ जाएगा, और सोशल साइकोलॉजिकल हेल्थ है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये 12th में 2 चैप्टर में डिवाइड हो जाता है। एक चैप्टर जो 4 है 12th का, और एक चैप्टर जो है 8th है वो दूसरा है। तो होप कि आपको ये काफ़ी हेल्प मिलेगी।
और अभी मैं इसके बारे में फिर आपको एक छोटा सा एक वो दूंगा कि इस चैप्टर को किस तरह से आप बेस बनाएं, और जिससे आप इसे करने के बाद आप डायरेक्ट जो है 12th का जो चैप्टर है वो आप रीड आउट कर सकते हैं, ताकि आप जब अब गैप मिलेगा आपको एग्ज़ाम के बाद, 9th के बाद आपको जो अभी 10th आएगा नेक्स्ट ईयर, जो 10th में स्टूडेंट हैं वो 11th या 12th में आएंगे, तो ये जो टाइम मिलेगा आपको वैकेशन का, उसमें आप इसको बेस बना सकते हैं, ताकि आपको मान लो आईआईटी में जाना है, मेडिकल में जाना है, तो आपको अभी से बेस तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो गांव के बच्चे जो होते हैं उनमें मेन समस्या मैंने देखी है कि वो एक तो इन टर्मिनोलॉजी से डरते हैं, और दूसरी जो एक बहुत हार्ड फैक्ट है कि जो कोरोना की वजह से जो क्लासेस चल रही हैं उसमें ऑनलाइन क्लासेस में उतना इफेक्ट नहीं दे पाते हम, बहुत सारे फैक्टर उसमें आ जाते हैं साथ में, तो आपको बहुत स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो लेकिन आप यदि बेसिक तैयार कर लोगे, बेसिक तैयार करने से आपका एक अच्छा फाउंडेशन बन जाता है, जिसमें आपको फिर अच्छी जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसे रीड आउट करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो थैंक यू। फिर मैं आपको एक दूसरा जो चैप्टर है वो एटम्स वाला, उसको मैं डिस्कस करूँगा, और कुछ क्वेश्चंस हैं उसके ग्रेविटी वाले, उसको मैं आपको नेक्स्ट फोल्डर में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।